लगेगा, ठीक है। अच्छा, 1.5 घंटा की तो बात है, सब कुछ इधर बैठिए आराम से। आज हम 5 से 7 जो फाउंडेशन बैच है वो नहीं लिए, बहुत गड़बड़ लड़का उसमें लगता आ गया, ठीक है। ये गड़बड़, अब मान लीजिए कोई लड़की आ रही है जानबूझकर हल्ला करना, सीटी मारना, इस तरह का व्यवहार तो एक ग्रेजुएट हो जाने वाले व्यक्ति से तो अपेक्षित नहीं है। तो अब लड़की जा रही है, उसको कमेंट कर देना, कुछ कर देना। एक तो आप जानते हैं कई ऐसे होंगे भी जिनके बहन को पढ़ने को मौका नहीं मिला, खासकर गांव में भी आज भी 60% आबादी है जहां लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। ये किसी से छुपा नहीं है, सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम खुद हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं कि वो उस प्रक्रिया में अभी कि जब मस्तिष्क सीख रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन आप जब ग्रेजुएट कर गए हैं, कॉलेज के 3 साल अप डाउन कर लिए हैं, फिर भी आप अच्छा और बुरा में विभेद नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत तो है। तो ये बात आप समझिए और पढ़ने से मतलब रखिए, मतलब ही बनिए। इस उम्र में बार बार कहते हैं कि इस उम्र में अगर आप पढ़ने के अलावा कोई भी और काम किए तो निश्चित है आपको सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, निश्चित है। हाँ, जिंदगी में आप सफल हो सकते कई तरह से, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जब बात सरकारी नौकरी की है और आप चाहते कि नहीं सरकारी नौकरी ही करना है हमें, तो फिर इस उम्र में आपको, अभी जो आपकी उम्र है, हमारी नहीं छोड़ दीजिए, आपकी जो उम्र है वह उम्र सिर्फ पढ़ने के लिए। हम पटना आए हैं या जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? इस उम्र का पढ़ना। और निश्चित रूप से अगर पढ़ने के अलावा अगर आप और कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका लक्ष्य आपसे दूर होते जाएगा। और लक्ष्य, लगातार लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे हम, इसके लिए जरूरी है कि आप सही व्यवहार प्रस्तुत करें। निश्चित तौर पर कोई हल्ला कर दिया, कमेंट कर दिया, क्या लगता है उसको दुख नहीं होता है, लेकिन तब समय बीत जाती है। जब आप बड़े होंगे ना और बहुत अलग तरह का ज्ञान आपको मिलेगा तो बड़ी अफसोस होगा कि उस उम्र में हमने कितना ये गलत काम किए हैं। और उस बोझ जो आगे चलकर मस्तिष्क के विकास होने के बाद आएगा तो बहुत आप कलपिएगा, यानी भीतर भीतर रोइएगा। तो ऐसा काम नहीं करिए कि बाद में उम्र ढलने के बाद उस पर पछतावा हो और हृदय अंदर से रोए, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करिए। 5 से 7 वाला फाउंडेशन वाला बैच में बहुत गड़बड़ सर्वर लड़का आया है, ठीक है। जो भी ज्ञान बिंदु में पढ़ता है उसको समझाइए, किस तरह करने से कोई फायदा है नहीं। फायदा है नौकरी अगर मिल जाए आपसे तो लीजिए, आपके साथ हम भी कर देंगे, लेकिन सबको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, उल्टे अफसोस बाद में उम्र डालने के बाद। आइए शुरुआत करते हैं। और कहाँ तक पढ़ लिए थे? इकोसिस्टम, ओके ओके, इकोसिस्टम पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने एनवायरमेंट को समझा था, पर्यावरण को समझा था कि पर्यावरण क्या है। और पर्यावरण को समझते समझते अंत में यही समझे कि सब कुछ पर्यावरण है, कुछ भी पर्यावरण से बाहर है ही नहीं। एवरीथिंग इज एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो पर्यावरण के हिस्से हैं। और आसान करने के लिए, क्योंकि पर्यावरण में अगर सब कुछ शामिल है तो सब कुछ तो बहुत विशाल है, और सब कुछ इतना विशाल है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक उनकी सारी जानकारी भी नहीं जुटा पाई है। बात हम ब्रह्मांड की कर रहे हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कर रहे हैं। तो पर्यावरण बहुत विशाल है, सच में बहुत विशाल है। फिर भी इसे आसान बनाने के लिए हमने बोल दिए थे कि पर्यावरण में जलमंडल शामिल है, प्लस वायुमंडल शामिल है, प्लस स्थल मंडल शामिल है, प्लस जैव मंडल शामिल है। हालांकि जैव मंडल कोई अलग मंडल नहीं है, इन तीनों मंडल प्लस सजीव को मिलकर क्या बन जाता है? जैव मंडल बन जाता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत यही शामिल है। और जब हम यही की बात करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ इससे बाहर हो गया है, नहीं हुआ है। तो लगभग इन 4 शब्दों में सब कुछ शामिल है, इसलिए पर्यावरण को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी पर्यावरण इतनी विशाल है कि उस विशालता को हम ठीक तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आसान शब्दों में हम बोल देते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण आप पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद दूसरा टर्म हम पढ़े थे इकोलॉजी, और लॉजी लग गया, इसका मतलब वो विज्ञान की शाखा बन गया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यह हम सभी को पता है। तो इकोलॉजी निश्चित ही बायोलॉजी का एक ब्रांच है, और इकोलॉजी विज्ञान का वही शाखा है, साइंस का वही ब्रांच है दोस्तों, जिनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में, जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसी का नाम क्या है? इकोलॉजी है दोस्तों। आज हमारे सामने एक तीसरा नया टर्म है, और यह तीसरा नया टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में बहुत भारी भरकम है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम पर्यावरण के ही हिस्से है, क्योंकि कुछ भी पर्यावरण से बाहर है ही नहीं। आप पहले बात बहुत पहले समझ गए हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को पर्यावरण की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इस तरह की इकाई की कई सारे एग्जाम्पल आप बायोलॉजी में अब तक जान चुके हैं ना। जैसे सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नर्वस सिस्टम के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले ही जान चुके नहीं जान चुके हैं? यानी कि कोई भी बॉडी, जिन कणों से या कोई भी जो अंग है या उत्तक है, उनको उनकी संरचना बनाने में जिनका योगदान होता है उसी को हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। एक सजीव के शरीर के निर्माण में कोशिका की ही अहम भूमिका है, इसलिए हम सजीवों के शरीर की रचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। क्रियात्मक इकाई मतलब काम करने वाली इकाई। तो किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका मतलब किडनी की संरचना जो बनी हुई है वो नेफ्रॉन से ही बनी हुई है, और किडनी जो कार्य करते हैं रक्त को साफ करने का, वास्तव में वो नेफ्रॉन की मदद से ही करते हैं। तो रचनात्मक इकाई कहने का मतलब रचना करने वाली इकाई, और क्रियात्मक मतलब काम करने वाली इकाई। तो पर्यावरण तो अपने आप में विशाल है ही, और इस विशाल पर्यावरण की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। पर्यावरण के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, जैसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र। एक तालाब इन्वायरमेंट के यानी पर्यावरण के हिस्से होंगे, क्योंकि पर्यावरण से कुछ भी बाहर है ही नहीं। घास स्थल पर्यावरण के हिस्से होंगे, और ये पर्यावरण के हिस्से होने के साथ साथ एक क्या है? पारिस्थितिक।
कहने का मतलब क्या है दोस्तों? परिभाषा तो आप समझ ही गए हैं कि पर्यावरण की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन आप और आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए इकोसिस्टम को, कि हमारा पर्यावरण तो बहुत विशाल है, इतनी विशाल कि हम उसकी विशालता का वर्णन नहीं कर सकते। और इतनी विशाल पर्यावरण को अगर हम खंड खंड में काटेंगे तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा? पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा। यानी पर्यावरण को जब आप टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करिएगा ना, तो वो टुकड़ा टुकड़ा किसका होगा? पारिस्थितिक तंत्र का होगा। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र ही आपस में मिलकर के एक विशाल पर्यावरण का निर्माण किए हुए हैं। तो बात समझे कि नहीं समझे? इकोसिस्टम, इतनी विशाल पर्यावरण को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं तो हमें क्या निकलेगा? पारिस्थितिक तंत्र निकलेगा। अब एक कथन पर आपको डाउट हो सकता है, वो कथन यह है कि हम जब पर्यावरण पढ़े थे तो हम आपको बोले थे कि पर्यावरण अविभाजित है, इसे विभाजित किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर आप कैसे समझ गए कि काटने पर पारिस्थितिक तंत्र निकलेगा? तो हम उस तरह का विभाजन नहीं बोल रहे हैं। यानी कि अगर पर्यावरण मिलकर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल से मिलकर बना हुआ है, तो पर्यावरण को इस हिस्से इस तरह से काटिए कि हर एक कटे हुए भाग में स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल शामिल होगा, तब वो आपका क्या होगा दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र होगा। एक तालाब में स्थल मंडल है कि नहीं? जलमंडल है, वायुमंडल है और जयमंडल तो है, क्योंकि तालाब में मछलियां और अन्य कई जलीय जीव होंगे। तो वास्तव में जब एक विशाल पर्यावरण को अगर हम खंड खंड में विभाजित करने लगे तो वो विभाजित खंड ही क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र होगा। या और दूसरे शब्दों में फिर समझिए पारिस्थितिक तंत्र को। अगर मान लीजिए कि एक बंगला है, बंगला समझ लेना, बंगला एकदम सारी माहौल वाला बंगला, ठीक है ना? तो बंगला जैसे अपार्टमेंट का बंगला होता है, एक बंगला में कई सारे रूम है। तो अगर आप पूरे बंगला को पर्यावरण मान लीजिएगा तो उस बंगले का प्रत्येक कमरा क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र होगा। आप समझ रहे ना बात क्या कर रहे हैं? कि अगर एक पूरे बंगले को हम थोड़ा देर के लिए पर्यावरण मान ले तो उस बंगले के प्रत्येक कमरा क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, समझे कि नहीं समझे? और आसान परिभाषा या जो परिभाषिक शब्द है पारिस्थितिक तंत्र के लिए वो आपके सामने है कि पर्यावरण की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। और इकोसिस्टम की अवधारणा इसलिए आई साइंस में क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण बहुत विशाल है, उतने विशाल पर्यावरण को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उन विशाल पर्यावरण को तोड़ते हैं किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में। और एक एक पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ते पढ़ते हम पर्यावरणों के बारे में अनुभव प्राप्त करते जाते हैं। और इस इकोसिस्टम शब्द का जो इस्तेमाल किया था उनका नाम था टेंसले। क्या था? टेंसले। ठीक है, टेंसले। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? टेंसले ने। 1935 ईस्वी में, ईस्वी भी काफी महत्वपूर्ण है, 1935 में ही दोस्तों, 1935 में ही इकोसिस्टम टर्म दिया गया। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा। क्लियर तो दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं? इकोसिस्टम समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इस अब आइए, अब समझते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख गुण, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख गुण की चर्चा करेंगे। और पारिस्थितिक तंत्र के अगर प्रमुख गुण की चर्चा करेंगे तो वो कितने हैं दोस्तों? 3 है। यानी पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में उसकी जो 3 विशेषताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे याद रखना हमें जरूरी है। पहला गुण पारिस्थितिक तंत्र का कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? खुला तंत्र है। खुला तंत्र के मतलब किसी का इसमें प्रवेश हो सकता है और अगर वो निकास करना चाहे तो वो निकास कर सकता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो भी कंपोनेंट है, जो भी सजीव निर्जीव है, वह पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश और निकास के लिए पूरी तरह से क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो पहली मुख्य विशेषता है कि यह एक खुला तंत्र होता है, यह बंद तंत्र नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक लगातार बदलाव करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तालाब जिस तरह से है, क्या वह 50 साल भी उसी तरह से रहेगा? निश्चित तौर में उसमें बदलाव आते जाएंगे, कुछ नए जलीय वनस्पति उग आएंगे, जो कुछ पहले से मौजूद था हो सकता है वो नष्ट हो जाए। और अगर तालाब में आज जो कुछ 50 साल बाद उसमें निश्चित तौर पर बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो तालाब एक जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खुला है। बंद रहता तो उसके अंदर कोई नया वनस्पतियां उगाती नहीं आती। तो क्लियर हो गया? पहली विशेषता पारिस्थितिक तंत्र का क्या हो गया? ये एक खुला तंत्र है, यह एक खुला तंत्र है। क्या पारिस्थितिक तंत्र बंद तंत्र हो सकता है? क्या पारिस्थितिक तंत्र बंद तंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता, यह खुला तंत्र है। दूसरा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य तथा एकमात्र स्रोत कौन है? तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के गतिशील होने के लिए या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव निवास करते हैं उसे ऊर्जा की आवश्यकता तो हो गई होगी। तो एक पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अभी थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा। आगे जब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ जाइएगा कि एक पारिस्थितिक तंत्र का गतिमान बने रहने के लिए, एक पारिस्थितिक तंत्र का चलायमान बने रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस पृथ्वी पर कोई भी पारिस्थितिक तंत्र क्यों ना हो, उस पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा का मुख्य एवं एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पहली विशेषता इकोसिस्टम का यह एक खुला तंत्र है और इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है, इसका मतलब यह बंद तंत्र नहीं है। और दूसरा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के गतिशील बने रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए ऊर्जा का एकमात्र और मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। अर्थात सूर्य का प्रकाश नहीं, पारिस्थितिक तंत्र नहीं, और पारिस्थितिक तंत्र नहीं तो पर्यावरण, तो हम लोग का अस्तित्व बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तीसरी विशेषता पर आते कि एक पारिस्थितिक तंत्र के कुछ कंपोनेंट होते, कुछ घटक होते। कौन कौन घटक होते हैं वो अभी आप तुरंत आएंगे उस पर। और निश्चित तौर पर पर्यावरण के जितने घटक हैं उतने घटक तो इकोसिस्टम के भी होंगे, क्योंकि इकोसिस्टम किसके भाग है? अब पर्यावरण को अधिकतम 4 घटकों में विभाजित किए थे, तो अधिकतम किए थे मुख्य कितने? तो इकोसिस्टम भी पर्यावरण के ही हिस्से है, तो इसके भी 2 घटक तो होंगे, ये 2 कंपोनेंट होंगे, जैविक तथा अजैविक।
तो इकोसिस्टम के जो घटक होते हैं, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, वह एक दूसरे से कंपोनेंट एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी कि जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बना है, और निश्चित तौर पर जितने घटकों से मिलकर इन्वायरमेंट बना है, पर्यावरण बना है, उतने ही घटक इकोसिस्टम में भी है। यानी इकोसिस्टम के भी मुख्य दो घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो इकोसिस्टम के जो मुख्य दो घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, इन दोनों घटकों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात आप वैसे भी समझते होंगे कि मानव को कहेंगे, मान लीजिए आपका दोस्त है सोनू कुमार, तो कहेगा सोनू कुमार चलो, कहेगा कहां, जहां हवा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कारण समझ जाएगा, हवा के बिना अस्तित्व संभव नहीं है। तो अगर आप इकोसिस्टम को दो ही मुख्य कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो आप कहिएगा नहीं कि इस कंपोनेंट को इससे कोई मतलब नहीं है और इस कंपोनेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। तो सारे कंपोनेंट एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण ही पारिस्थितिक तंत्र गतिमान बने होते हैं। हम पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को एक दूसरे से पृथक मतलब अलग नहीं कर सकते। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य तीन विशेषताएं हैं, और इन्हें हमें याद रखना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है या बंद तंत्र नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के गतिमान बने रहने के लिए उन्हें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य तथा एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। और पारिस्थितिक तंत्र के जो भी घटक अर्थात कंपोनेंट हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। अगर पारिस्थितिक तंत्र के घटक एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए तो निश्चित ही पारिस्थितिक तंत्र का अस्तित्व क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा। दोस्तों, तो इकोसिस्टम समझ गए? हाँ, इकोसिस्टम समझ गए। इकोसिस्टम की तीन मुख्य विशेषताएं समझे। क्या पारिस्थितिक तंत्र बंद तंत्र है? नहीं। कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इकोसिस्टम के प्रकार, और हमको विश्वास है कि इकोसिस्टम के प्रकार को आप नोट में अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक बार नजर दोहराइए तो आप देखिए, तो इकोसिस्टम को जो बांटा गया है भिन्न भिन्न भागों में, उस बंटवारा को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देख लीजिए, पढ़िए एक बार। ऑनलाइन जो है कुमार धीरज सिंह सुजांति कुमारी, लगता है लेट से जुड़ा है आज। सत्यजीत कुमार, बायोलॉजी का कितना क्लास होगा? बस अंतिम में है दोस्तों। अब देखिए, इतना दिन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं सत्यजीत कुमार, आपको तो पता होगा कि अब कितना क्लास लगेगा। क्या इतने दिन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बिट्टू झा का रेस पता नहीं चला है? क्या ये हो नहीं सकता है? क्या दोस्तों, प्रकार समझने में कोई दिक्कत है कि? पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, और एग्जाम में जानते हैं ये प्रश्न कई बार पूछा है, हालांकि जो भी पूछा है हमारे नोट से ही पूछा है। ठीक है, हंसते का है, झूठ बोले कि तब अब मत बोले तो बायोलॉजी का क्वेश्चन जो मेरा डिक्शनरी है, डिक्शनरी। तो ये प्रश्न जो मतलब इकोसिस्टम के प्रकार से जो प्रश्न आए हैं, उसमें अधिकांश ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एग्जाम खूब पूछा है। प्राकृतिक से उतना उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र से मतलब है। अब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं देखे तो? खेत आते हैं, बगीचा आते हैं, पार्क आते हैं, और इक्वेरियम आते हैं। इक्वेरियम वही मछली को नहीं रखा जाता शीशा के घरों में, हाँ, उसे इक्वेरियम कहा जाता है। और आयरनी की बात है, कहिएगा तालाब तो हमें खुनाए हैं, फिर ये कृत्रिम कायन है। तालाब कृत्रिम तरीके से भी बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि तालाब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत नहीं आते। आप निश्चित तौर पर तालाब की खुदाई करते हैं और कुछ समय बाद वो प्राकृतिक इकोसिस्टम के हिस्से बन जाते हैं, अर्थात आप उसे कृत्रिम तरीके से, मान लीजिए उसमें मछली को पाले, आपको भोजन देना पड़ेगा, कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो आप उसमें मछली अपने आप पनपेगा, भोजन की व्यवस्था अपने आप वहां होने लगेगी और एक इकोसिस्टम बन जाएगा अपने आप, जो एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। तो एक तालाब जो निजी तौर पर खुदाया जाता है, उसे एक तालाब जो कृत्रिम तरीके से मानव खोदता है, वो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होनी चाहिए, लेकिन तालाब को जो है प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत ही रखा जाता है, नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इकोसिस्टम के बंटवारे से आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप आराम से समझ गए होंगे कि ये बंटवारा किस तरह का बंटवारा है। क्या जी, बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए दोस्तों, अब आते हैं, अगला जो टॉपिक हमें समझना है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, और पारिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होंगे? तो दो ही घटक है। अब वैसे भी ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इकोसिस्टम पर्यावरण के हिस्से हैं, इकोसिस्टम पर्यावरण के हिस्से हैं, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण के जितने घटक होंगे उतने ही घटक होंगे किसके? इकोसिस्टम के। और पर्यावरण के मुख्य दो घटक है, अधिकतम 4 घटक। अधिकतम की बात इसलिए हम किए कि आजकल के जो आधुनिक पर्यावरणविद हैं या आधुनिक लोग जो पर्यावरण के बारे में समझ रखते हैं, वो पर्यावरण को 4 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। नहीं तो पर्यावरण के मुख्य 2 ही कंपोनेंट है, और इस तरह से इकोसिस्टम को भी मुख्यतः 2 कंपोनेंट में ही डिवाइड किया गया है। तो इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसके मुख्य 2 घटक है, एक आपका बायोटिक है और दूसरा आपका एबायोटिक। एक बायोटिक और एबायोटिक, इसको कहते हैं हिंदी में जैविक घटक, और इसको क्या कहते हैं? अजैविक घटक। तो कितने मुख्य घटकों से मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? कौन कौन? जैविक एवं अजैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, बायोटिक, एबायोटिक, जैविक, अजैविक। अब क्या है जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के और क्या है अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के, ये भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण के घटकों के रूप में भी आप इन्हें समझ चुके। जैविक का मतलब होता है क्या? सजीव। अजैविक का मतलब क्या होता है?
निर्जीव पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटकों को की पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटकों को ही बायोटिक घटक बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव पदार्थों को पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कहा जाता है। जो सजीव है वो जैविक घटक है, जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए वायुमंडल का तापमान पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक है? तापमान सजीव तो है नहीं है। अगर निर्जीव में दिक्कत है कि तापमान निर्जीव होगा कि नहीं होगा, तो ये तो क्लियर है कि तापमान सजीव नहीं है। जो सजीव नहीं है वो जैविक घटक नहीं है। जो जैविक घटक नहीं वो कौन होगा? जो बचा है वही होगा। मतलब कैसे घटक है? अजैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के कौन जैविक घटक हैं और कौन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होगा? जो सजीव है वो जैविक घटक है, जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। जो सजीव है वो जैविक घटक है, जो निर्जीव है और अजैविक घटक है। अब अजैविक घटकों को भी कई भागों में बांटा गया है और जैविक घटकों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं कि अजैविक और जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक जैविक एवं अजैविक घटकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों एबायोटिक कंपोनेंट पर। एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आते क्या है? निर्जीव आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, निर्जीव आते हैं। अब अजैविक घटक को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। एक भौतिक वातावरण, एक भौतिक वातावरण, दूसरा पोषक तत्व, दूसरा पोषक तत्व, तीसरा जलवायु। भौतिक वातावरण के अंदर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल शामिल है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल को ही हम पारिस्थितिक तंत्र का भौतिक वातावरण कहते हैं। भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। पोषक तत्व में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोटीन हो गया दोस्तों, वसा हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे पोषक तत्व पर्यावरण के कैसे घटक हैं? अजैविक घटक। जल, स्थल, मृदा किस प्रकार के अजैविक घटक हैं? भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और जलवायु के अंतर्गत निश्चित तौर पर ताप आते हैं, यानी कि वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, ये सब भी पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक है। और ये अजैविक घटक के जलवायु घटक के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के जो निर्जीव भाग हैं अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के जो अजैविक घटक है, उन्हें तीन हिस्सों में बांटा जाता है। भौतिक वातावरण, पोषक तत्व और जलवायु। भौतिक वातावरण, पोषक तत्व और जलवायु। कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए? अब तीसरा आता है दोस्तों बायोटिक, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। और पहले क्लियर कर चुके हैं कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सजीव आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? सजीव आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं? सजीव आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत सारे सजीवों को रखा गया। अब जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? तो जैविक घटक का सबसे मुख्य भाग है दोस्तों आपका प्रोड्यूसर यानी क्या? उत्पादक। और एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक कौन होंगे? प्रोड्यूसर कौन होंगे? तो उत्पादक या प्रोड्यूसर वही होगा जो क्या होगा? स्वपोषी होगा। अर्थात जो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। जो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। और इस तरह के गुण किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। इस तरह के गुण किसमें पाए जाते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के जो महत्वपूर्ण भाग है वो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है। लेकिन जैविक घटक उत्पादक के अंतर्गत आखिर कौन से सजीव को रखा जाएगा? तो उत्पादक के अंतर्गत उन सजीवों को रखा जाता है जो सजीव स्वपोषी होते हैं, अर्थात जिस सजीवों के शरीर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण करता है निश्चित तौर पर वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसकी जिक्र हम 6 नंबर चैप्टर में ही बहुत विस्तार पूर्वक किए हैं। और इस तरह के गुण किसमें होते हैं? पेड़ पौधे में। यानी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक परपोषी होते हैं या स्वपोषी? स्वपोषी होते हैं। क्या पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक के अंतर्गत जंतुओं को रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधों को रखा गया है, उत्पादक के अंतर्गत उनको रखा गया जो स्वपोषी है, या उत्पादक के अंतर्गत उनको रखा गया है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लियर हो गया? तो उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, इसमें तो कोई दिक्कत अब रहा नहीं। लेकिन एक बात समझिए, कई और जैविक घटक है। अभी हम सिर्फ एक के बारे में पढ़े, दो और हैं, और हर का महत्व है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी जैविक घटक हैं, उन सभी जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कौन है? उत्पादक। एक पारिस्थितिक तंत्र के 3 जैविक घटक है। एक तो हम पढ़ लिए, दो आगे पढ़ेंगे। और पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में हर जैविक घटक की अपनी एक अलग भूमिका है, और उनके भूमिका के बिना निश्चित तौर पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन सभी जैविक घटकों में अगर सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटकों की अगर बात होगी तो वो कौन होंगे? उत्पादक होंगे। अर्थात वो कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे। सभी जैविक घटकों में सबसे मुख्य जैविक घटक उत्पादक ही होंगे, पेड़ पौधे ही होंगे। लेकिन सवाल है क्यों होंगे जी? सवाल है क्यों होंगे? और इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण, पेड़ पौधे सबसे मुख्य जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के क्यों है, या उत्पादक सबसे प्रमुख जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के क्यों है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला कारण, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सबका क्लियर है ना? बिल्कुल दोस्तों, ध्यान क्लियर रखिए। पहला कारण कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन से जीव जंतु रहेंगे, यह कौन तय करता है? अर्थात कौन तय करता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन से जीव रहेंगे, कौन से जंतु रहेंगे, यह उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे ही तय करते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, ये पेड़ पौधा को तो कभी इधर उधर करते देखे नहीं, तय कैसे कर लेता? दोस्तों ये अंदर की बात है। अंदर की बात यह है कि मान लीजिए एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां एकदम छोटे छोटे आकार के पेड़ पौधे हैं, एकदम जिसको घास कहते, क्या घास वो है, तो क्या उस इलाके में बाघ शेर आकर रहेगा? हाँ रहेगा। बाघ शेर होने के लिए बड़े बड़े पेड़ों यानी जिसको हम वृक्ष कहते हैं उसका और घना क्षेत्र चाहिए, चाहिए कि चाहिए?
तो क्या ये पेड़ पौधे प्रकार नहीं तय कर दिया? पेड़ पौधे तरह ये इस तरह प्रकार तय किया कि यहां हम बाघ को रहने नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो बड़का बड़का नहीं होंगे, छोटे छोटे रहेंगे। सीधा बात है। वो बड़े बड़े विशाल वृक्षों के घने जंगल में निश्चित तौर पर कई प्रकार के बड़े बड़े आकार के जीव जंतु निवास करते हैं ना। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जिस तरह के पेड़ पौधे होते हैं उसी के अनुरूप वहां जीव जंतु भी होते हैं। और इस तरह से एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन से जंतु निवास करेंगे यह उस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले उत्पादकों से तय होता है। पूरा जंगल नीम का पेड़ है और तब खोजने के बंदर एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई देगा, क्या करेगा नीम के पेड़ पर बंदर? कितना नीम का फल खाएगा? वो भी तीता लगेगा। बंदर तो और शौकीन लोग होते हैं, ठीक है ना, बड़ी शौकीन होते हैं, ठीक है, यात्रा बड़ी दूर दूर तक कर सकता है वो भोजन के लिए, अच्छे भोजन के लिए, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, उत्पादक सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक इसलिए है क्योंकि यह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जंतुओं के प्रकार को सुनिश्चित करते हैं। एक कारण। दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र के गतिमान बने रहने के लिए ऊर्जा का मुख्य और एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य का ऊर्जा। और सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने की, सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता पूरे पारिस्थितिक तंत्र में केवल किसको है? पेड़ पौधा। यानी कि सूर्य का ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और एकमात्र स्रोत है, लेकिन उस सूर्य के ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता केवल उत्पादकों को है। उत्पादक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर उसे ऊर्जा के दूसरे स्वरूप में बदलते हैं और फिर उस स्वरूप को पौधा से जंतु ग्रहण करते हैं, तब ऊर्जा जंतु में जाता है, फिर एक जंतु दूसरों को खाते हैं। इस तरह से ऊर्जा सूर्य से पौधा, पौधा से जंतु, जंतु से दूसरे जंतु, दूसरे जंतु से तीसरे जंतु। तो एक पारिस्थितिक तंत्र को गतिमान बनाए रखने के लिए जो सूर्य का ऊर्जा है उस ऊर्जा को ग्रहण सिर्फ कौन कर सकता है? उत्पादक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक है। तीसरा कारण हम आपको दे रहे हैं। आप जानते हैं ना कि एक व्यक्ति को शरीर में लोहा की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। वेरी गुड। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होते हैं। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान गए अब कि लोहा की कमी से एनीमिया होता है, सच में होता है। अब लोहा की कमी से जो एनीमिया होता है, तो एनीमिया दूर करने के लिए क्या आप बाजार से लोहा खरीद के लाइएगा, फिर उसे चूर चूर करिएगा, फिर खिलाइएगा? नहीं ना। और जानते हैं हमारे शरीर के लिए सिर्फ लोहा धातु की ही जरूरत नहीं है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम तक की जरूरत है। लेकिन आपको पता है ना, जिन धातुओं की शरीर के स्वस्थ बने रहने के लिए अति आवश्यक है उनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जिस तरह सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता केवल किसमें है? उत्पादकों में है, उसी तरह मिट्टी से डायरेक्ट खनिज लवण ग्रहण करने की भी क्षमता किसको है? उत्पादक से। अगर आपको लोहा की कमी दूर करना है ना तो पालक के पत्तों को सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि पालक के पत्ते लोहा के मुख्य स्रोत हैं। और पालक के पत्ते लोहा के मुख्य स्रोत क्यों है? तो पालक ने मिट्टी से लोहा के अणुओं को खींचकर अपने पत्तों में संचित कर रखा है और उस संचित लोहे का इस्तेमाल अब आपका शरीर बिल्कुल करने के लिए सक्षम है। लेकिन डायरेक्ट कहेगा, पौधा लेगा डायरेक्ट, हम लेंगे इनडायरेक्ट, तो हम भी लेंगे डायरेक्ट, नहीं होगा डायरेक्ट। समझे की बात को? डायरेक्ट नहीं हो सकता। आपको भिन्न भिन्न धातुओं की प्राप्ति पौधों के उत्पादों से करना पड़ेगा। आप कहीं ऐसे उत्पादों जैसे सेब खाओ, पोटेशियम है इसमें, आपको आश्चर्य लगेगा पोटेशियम किसने डाल दिया इसमें? पोटेशियम किसी ने डाला नहीं। हमारी जो मिट्टी है सभी प्रकार के खनिज लवणों के स्रोत है। उस मिट्टी में हर धातु के अणु है और उसको पौधा ने खींच लिया, जड़ में संचित कर दिया अपने उत्पादों में, और फिर हम जब पौधे के उत्पाद खाए तो वे धातु हमें प्राप्त हो गई। अर्थात सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा ग्रहण करने की भी क्षमता उत्पादकों में है और मिट्टियों से डायरेक्ट खनिज लवण ग्रहण करने की भी क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसमें है? उत्पादकों में। इसलिए उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक है। 3 कारण बताए ना जी। चौथा कारण तो आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाइएगा, क्योंकि इस वातावरण में जो ऑक्सीजन है, और इस वातावरण में ना सिर्फ ऑक्सीजन है बल्कि इस वातावरण में ऑक्सीजन 21% है, और वातावरण में ऑक्सीजन 21% है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा सब श्वास ले लेगा, सब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे क्या? नहीं, हमेशा 21% बना रहता है, कमी नहीं आती है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है और वातावरण में जो ऑक्सीजन हमेशा संतुलित मात्रा में है, उसका एकमात्र कारण पौधों के द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण पौधे अपने भोजन तैयार करने के लिए करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का एक दूसरा प्रभाव यह है कि इसी प्रकाश संश्लेषण के बदौलत पहली बार पृथ्वी में ऑक्सीजन गैस का प्रवेश हुआ, और वर्तमान में ऑक्सीजन गैस की जो संतुलित मात्रा हमेशा 21% यानी कि एक समान बनी रहती है, वो भी किसके कारण? यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र से सारे उत्पादकों को निकाल दिया जाए, वह पारिस्थितिक तंत्र मृत हो जाएगा, वह पारिस्थितिक तंत्र मृत हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कैसे घटक हैं? सजीव घटक। और जैविक घटक में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? उत्पादक। और उत्पादक क्यों सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक है? तो इसके कितने कारण? 4 कारण। चारों कारणों को पढ़िए एक बार नोट में। वीडियो रुक गया था क्या? नहीं, नेट प्रॉब्लम। इधर से तो आज नेट प्रॉब्लम नहीं है। पानी का बोतल देखिए, नहीं है क्या? उधर ही है। कहाँ है दीपेन? पानी का बोतल लगी। अरे जाइए ना, फोन उठे वो करेगा क्या? जाइए तेजी से जाइए। पढ़ लिए, चारों कारण पढ़ लिए। तो उत्पादक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा जैविक घटक है उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता, उत्पादक पेड़ पौधे हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत किसको रखा गया है? जंतु को रखा गया है, यानी किसको? एनिमल को। एनिमल को रखा गया मतलब एनिमल को रखा गया है। क्या उपभोक्ता के अंतर्गत सूक्ष्मजीव को रखा गया है? नहीं, किसको रखा गया? ये याद रखिएगा कि जितने पौधे हैं सारे उत्पादक, जितने जंतु हैं सारे उपभोक्ता।
तो पारिस्थितिक तंत्र के दूसरे घटक, दूसरे जैविक घटक उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता के अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा गया है। यानी कि अगर उपभोक्ता की परिभाषा को हम समझे तो उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे सजीवों को रखा गया है जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता के अंतर्गत उन सजीवों को रखा गया है जो सजीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उत्पादकों पर यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर है। अब प्रत्यक्ष तरीके से जो शाकाहारी होते हैं वो प्रत्यक्ष तरीके से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। अब कहिएगा अप्रत्यक्ष तरीके से क्या, तो बाघ हिरन को पकड़ कर खाएगा, लेकिन हिरन को पकड़ कर तब खाएगा जब हिरन जिंदा रहेगा, और हिरन जिंदा रहेगा तब है जब पेड़ पौधे रहेंगे। तो शेर बाघ भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से, जबकि हिरन प्रत्यक्ष तरीके से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत उन सजीवों को रखा गया है जो सजीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से निर्भर रहते हैं उत्पादकों पर। अब यह जो जैविक घटक है उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत जंतुओं को रखा गया है, यह उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा है आपका क्या, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा है कौन, तृतीयक उपभोक्ता। चतुर्थ भी हो सकते हैं और पंचम भी हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य देखें तो जैविक घटक उपभोक्ता को 3 भागों में पुनः डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है किसको, शाकाहारी को। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है किसको, शाकाहारी को, हार्बीवोरस को रखा जाता है, शाकाहारी को। यानी जो भी शाकाहारी जीव है वो पारिस्थितिक तंत्र के किस प्रकार के उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, या फिर शाकाहारी जो भी जीव होते हैं वह एक पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता ही होते हैं। अब इन शाकाहारी जीव को जो मांसाहारी जीव पकड़कर खाता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। उदाहरण के लिए जैसे हिरन जंगल का क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। इस हिरन को खा लेगा कौन पकड़कर, सियार पकड़कर खा लिया, मान लीजिए सियारों का झुंड ने हिरन को पकड़कर खा लिया, तो सियार क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। इसको पकड़कर खा लिया कौन, शेर, शेर क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता में बांटा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ता को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में बांटा जाता है। प्राथमिक के अंतर्गत कौन आते हैं, शाकाहारी को, और प्राथमिक उपभोक्ता के अलावे जितने भी उपभोक्ता होते हैं सारे मांसाहारी होते हैं। चाहे आप द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर लीजिए, तृतीयक उपभोक्ता की बात कर लीजिए, आगे अगर चौथा और पांचवा उपभोक्ता भी है तो वो निश्चित तौर पर आपको कैसे जीव होंगे। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता ही केवल शाकाहारी होते हैं, अन्य सारे उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्लियर हो गया। तो जो शाकाहारी है प्राथमिक, जो प्राथमिक को खा लिया, जो द्वितीयक को खा लिया, अब जरूरी नहीं तृतीयक द्वितीयक को खाएगा, प्राथमिकों को पकड़कर ये खा सकता है। और ध्यान दीजिए कि अगर कोई उपभोक्ता एक पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक क्षेत्र में है तो किसी अन्य पारिस्थितिक क्षेत्र में वह तृतीयक में भी आ सकती है। यानी एक उपभोक्ता मान लीजिए द्वितीयक उपभोक्ता है, वो हमेशा हर पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता ही रहेगा, यह जरूरी नहीं है। जैसे मानव जब शाकाहारी होता है तो कौन उपभोक्ता, जब मांसाहारी हो जाता है तो एक जीव भिन्न भिन्न स्थितियों में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, या द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उपभोक्ता का जो रैंकिंग है वो जीवों के लिए बदल सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि शेर तृतीयक उपभोक्ता है तो या जहां भी रहेगा तृतीयक उपभोक्ता रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी और पारिस्थितिक तंत्र में शेर चौथे उपभोक्ता की ओर आ जाए। क्लियर हो गया कि नहीं, समझे कि नहीं। अब देखिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हर उपभोक्ता एक दूसरे के भोजन के शिकार बन जाते हैं ना, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो किसी का शिकार नहीं बनते। जैसे बाज किसी का शिकार नहीं बनता है, शेर और बाघ किसी का शिकार नहीं बनता, आपस में युद्ध कर ले धरपड़ा जाए वो अलग बात है, लेकिन शेर का, बाघ का, बाज का शिकार करने की क्षमता किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी जंतु के पास नहीं है। तो कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में जिसे और कोई शिकार नहीं कर सकता, मारकर नहीं खा सकता, और ऐसे उपभोक्ता को आप तृतीयक या चौथा उपभोक्ता भी कह सकते हैं। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे उपभोक्ता जिसको कोई अन्य जंतु मारकर नहीं खा सकता है, जिसे कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, उसे उस पारिस्थितिक तंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गिर के जंगलों की सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, शेर। वेरी गुड। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण का सर्वोच्च उपभोक्ता कौन है, बाघ। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। क्लियर हो गया। तो जैविक घटक का पहला भाग क्या हो गया, उत्पादक, दूसरा भाग उपभोक्ता, दूसरा भाग क्या हो गया, और तीसरा भाग है आपका क्या, अपघटक, डीकंपोजर। डीकंपोजर उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अपघटक के बारे में समझते हैं। अपघटक क्या है, अपघटक के अंतर्गत दोस्तों आते हैं कौन, सूक्ष्मजीव आते हैं, और खासकर अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और कवक को शामिल किया गया है। और यह अपघटक आपको मृतजीवी होता है। क्या होता है, जिस तरह उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं, उसी तरह अपघटक क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। एक जीव जो पौधे या जंतु के मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करता हो उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वपोषी हैं वो तो उत्पादक हो गए, जो परपोषी हैं जो वो तो उपभोक्ता हो गए, और जो मृतजीवी है वह क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। और इस अपघटक के अंतर्गत क्या आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं। और प्रमुख उदाहरण कौन पेश कर सकते हैं आप अपघटक के, तो जीवाणु और कवक। आप उत्पादकों की भूमिका पढ़े कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जो सबसे मुख्य जैविक घटक हैं वह उत्पादक है, पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे ही मुख्य घटक क्यों है, निश्चित रूप से इसके 4 कारणों पर हम चर्चा किए। अब ध्यान दीजिए, अपघटक भी पारिस्थितिक तंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक घटक। हालांकि हर घटक से मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, तो प्रत्येक घटक की अपनी एक मात्रा तो है ही,
लेकिन अगर एक पारिस्थितिक तंत्र में हम उत्पादकों को सर्वोच्च महत्ता प्रदान किया है और दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक को अगर हमें चुनना होगा तो निश्चित तौर पर हम उपभोक्ता को नहीं बल्कि अपघटक को चुनेंगे। अब कहिएगा ये कैसे, ये सूक्ष्मजीव एक तो इसको आंखों से दिखने का अवकाश तक नहीं है, ये इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? बड़ी महत्वपूर्ण है क्यों? तो आइए समझते हैं इस बात को। आपको तो हम पहले ही बता दिए कि मिट्टी में जो प्रमुख पोषक तत्व है जैसे लोहा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, वगैरह वगैरह है, इस मिट्टी से इनको लेने की क्षमता केवल किसको है? पौधा को है। किसको है? पौधा को है। इसको हटा देते तो समझ ही गए हैं क्या? पौधा को ही है। पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, अपने उत्पादों में संचित करते हैं, और फिर पौधा से इन पोषक तत्वों को कौन ग्रहण करता है? जंतु ग्रहण करता है। अंत में जंतु आयु पूरी कर लेती है और वो क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। अगर यही चक्र सीधे सीधे चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा समय तो आएगा जब मिट्टी के सारे पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि मिट्टी में जो पोषक तत्व समाप्त हो जाएगा तो ऊपर से ईश्वर फेंक देंगे जी मिट्टी को लो पूरा फिर से रिचार्ज मार दिया, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अगर यही चक्र चलता रहा तो एक दिन मिट्टी का सारा कुछ समाप्त और उसके बाद सब कुछ समाप्त। तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो उसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अपघटकों की है। अपघटकों की क्या भूमिका है कि पौधा जब जंतु मृत हो जाते हैं, पौधा भी एक आयु पूरी करने के बाद क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। हालांकि पौधा जानते हैं सिकोया का पौधा 4000 साल जिंदा रहता है इस पृथ्वी पर, और कई ऐसे पौधे हैं जो 4000 साल से जिंदा हैं। हाँ, वो अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी राज्य में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों में। तो एक दिन जब पौधा और जंतु मृत होते हैं, उस मृत पौधा के जंतु में जो वो पोषक तत्व समाहित रहते हैं उनको ये जो अपघटक अर्थात जीवाणु और कवक है अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, आसान भाषा में सड़ा गला देते हैं, और सारा कुछ पुनः कहां आ जाता है? मिट्टी से। सारा कुछ मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी से निकला था, मिट्टी में आ गया, मिट्टी एक तरफ जा रहा है एक तरफ, इसीलिए मिट्टी में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं। अगर अपघटक को पारिस्थितिक तंत्र से आप हटा दीजिएगा तो इसका तो एक सबसे बड़ी हानि यह होगी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः आपूर्ति नहीं हो जाएगी। और अपघटकों की एकमात्र भूमिका यह नहीं है कि यह पोषक तत्व को पुनः मिट्टी में रिलीज करते हैं, बल्कि आपको हम एक एग्जांपल बता देते हैं कि कभी आसपास किन्हीं जंतुओं के मरे हुए लाश को देखे होंगे, वैसे लाश मरा हुआ ही रहता है, सॉरी, लाश को देखे होंगे, देखे हैं कहीं पर, यानी आसपास जो गांव के क्षेत्र से जुड़े हुए निश्चित ही उसके सामने ऐसा दृश्य जरूर आया होगा कि आप देखेंगे अच्छा जानवर का लाश फेंका हुआ है। तो गांव में बहुत फेंका हुआ रहता है ना, तो ज्यादा टेंशन लोग लेता नहीं है, 20 दिन उधर जेबी करेगा गांव का लोग क्या निगम सबको, अभी यहाँ कोई मर गया निगम को फोन करेगा तो जल्दी आएगा, कौन आएगा? स्टाफ सब आता नहीं है, बाली होता नहीं है, तो अब नहीं आया, 2-4 आदमी नहीं आया, बदबू मार रहा है, ये मार रहा है, तो उसको उठाकर तुरंत ले जाते हैं वो लोग। तो शहरों में तो इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, गांव में इस तरह का दृश्य होता है, आम बात है। तो आप देखोगे किसी जंतु का लाश अगर कहीं पर फेंका हुआ है तो कुछ दिन के बाद सिर्फ वहां हड्डी ही नजर आएगा, हड्डी ही नजर आएगा। मांस की तरह आप कहिएगा सियार सब खा लिया होगा। मान लीजिए सियार सब नहीं भी खाएगा तो धीरे 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 ये जीवाणु कब वहां पहुंचेगा, उसके शरीर से भोजन भी प्राप्त करेगा, और उतना भोजन तो कर नहीं पाएगा दोस्तों, तो जो कुछ भी पोषक तत्व है उन्हें वो पूरा पुनः कहां मिला देगा? मिट्टी में मिला देगा। हड्डी को डिकम्पोज होने में निश्चित तौर पर कई साल लग जाएंगे, लेकिन उसके मांस तुरंत डिकम्पोज होकर मिट्टी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इससे क्या होता है? उस लाश से हमें छुटकारा मिल जाती है। अगर ये अपघटक नहीं होगा ना तो वो जो लाश फेंका हुआ देखे थे, फेंका ही रहता, अगर कोई शिकारी उसको नहीं खाएगा, फेंका ही रहता। आज यह पृथ्वी अगर अपघटक नहीं रहेगा ना तो पृथ्वी को लाशों के ढेर में तब्दील होने में कोई देर नहीं लगेगा दोस्तों। ये अपघटक ही है जो पृथ्वी को कभी लाशों के ढेर में तब्दील नहीं होने देता है। जो कुछ भी मृत अवशेष है उसको डिकम्पोज करके पुनः मिट्टी में क्या कर देता है? मिला देता है। तो अपघटकों की दो सबसे प्रमुख कार्य है। अपघटकों की सबसे प्रमुख कार्य यही है कि ये पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में रिलीज करते हैं, और दूसरा कि ये मृत अवशेषों का निपटान कर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, स्वच्छ बनाए रखते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? 3 घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और तीनों घटक एक दूसरे पर निर्भर है। सिर्फ पौधा ही है उत्पादक ही है कि उसका किसी पर निर्भर नहीं है। तो क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो इकोसिस्टम के मुख्य 2 घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटकों को भी 3 भागों में डिवाइड किए, जैविक घटकों को भी 3 भागों में डिवाइड किए। क्लियर हो गया ना? अगला पॉइंट क्या है? फूड चेन, आहार श्रृंखला। फूड चेन क्या है? अब ध्यान दीजिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, खाते कि नहीं? हिरन पेड़ पौधों को खाता है, शेर हिरन को खाता है, खाता कि नहीं खाता? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में एक सजीव भोजन के रूप में अन्य सजीवों को खाता है, खाता कि नहीं खाता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं, बहुत डर गया, सही में खाता है, खाता है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो हर एक पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और एक पारिस्थितिक तंत्र में खाए जाने वाले जीवों का जो क्रम बनता है, बात को समझ लेना, फिर से समझिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में हर एक सजीव भोजन के रूप में अन्य सजीवों को खाता है, और इस तरह से किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं या एक सजीव जो दूसरे सजीवों को खाते हैं, तो खाए जाने का, एक दूसरे के खाए जाने का एक क्रम बनता है, एक क्रम बनता है, और उसी क्रम का नाम क्या है? आहार श्रृंखला। यह आहार श्रृंखला का क्रम किस प्रकार बनता है? तो आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है कहां से? उत्पादक से। उत्पादक के बाद दोस्तों किसका नंबर आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के नंबर आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद किसका नंबर आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के नंबर आते हैं, और द्वितीयक के बाद किसका आएगा?
तृतीय के बाद चौथा की संभावना है, तो वो भी आ जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं और उनके खाए जाने का जो क्रम बनता है, और क्रम किस तरह बनता है, इसी क्रम को कहते हैं क्या? यानी कि एक आहार श्रृंखला की शुरुआत पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों से होती है, और जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वहां पर आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से आहार श्रृंखला में कुछ और अपवाद टाइप का आहार श्रृंखला है, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला की अगर बात करिएगा, तो आहार श्रृंखला किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के खाए जाने के क्रम को बताता है कि कौन जीव किसको खा रहा है भोजन के रूप में। और एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला की शुरुआत कहां से होती है? उत्पादकों से होती है, और कहां पर आकर खत्म होता है? तृतीयक उपभोक्ताओं पर आकर क्या होता है? क्लियर हो गया? आहार श्रृंखला समझ गए? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला कैसी होगी? तो आहार श्रृंखला की शुरुआत जो होता है कहां से होता है? तो एक घास स्थल में घास क्या होगा? उत्पादक। और घास को खाने वाले छोटे छोटे टिड्डा होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता। इस टिड्डा को कौन खा लिया? मेढक हो गया द्वितीयक। मेढक को कौन खा लिया? सांप खा लिया। सांप को कौन खा लिया? बाज खा लिया। क्या लिखा हुआ है? चील लिखा हुआ है, गिद्ध लिखा हुआ है। हाँ, गिद्ध में और बाज में अंतर है। गिद्ध मरा हुआ खाता है, बाज शिकार करके खाता है। तो सांप को गिद्ध तब खाएगा जब सांप मृत हो जाएंगे, ठीक है, जैविक तरीके से मृत हो जाएंगे। अब बाज सांप को पकड़ कर मार कर खाएगा। दोस्तों यही मात्र अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि एक घास स्थल में एक जीव जो दूसरे जीवों को खा रहे हैं, उसका एक क्रम बन गया है कि नहीं? इस क्रम में कोई दुविधा तो नहीं आपको? क्रम खाए जाने का ऐसे ही बनेगा, लेकिन कहां? घास स्थल में। तो इसी तरह से इसी क्रम का नाम है आहार श्रृंखला। और यह आहार श्रृंखला किस पारिस्थितिक तंत्र के है? घास स्थल के। हर पारिस्थितिक तंत्र में एक समान आहार श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती है। जैसे एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला नोट में दिया गया है, देखिए तो उसको आप समझ रहे हैं। चलिए, सुमन कुमार ऑनलाइन वाला भाग गया है। नहीं, सुमन कुमार नहीं, रोशन कुमार, सॉरी, सुमन कुमार। पीछे क्या देख रहे हैं? समझे? तालाब है। कहीं आहार श्रृंखला क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आहार श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसका? किसका? यानी उत्पादक का। किसका? क्या आहार श्रृंखला में अपघटक शामिल है? शामिल है। आहार श्रृंखला में केवल किसको शामिल किया है? उपभोक्ता, सॉरी, उत्पादक और उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक सबसे महत्वपूर्ण था अपघटक को हम आहार श्रृंखला में शामिल नहीं किया है। एक क्वेश्चन आया है कि सर चावल से जो कीड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? चावल में कीड़े के अंडे चले जाते हैं इसलिए होते हैं, और कोई कारण हो सकता है? नहीं हो सकता है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, कोई चीज पैदा होगा तो किसी जैविक स्रोत से ना पैदा होगा। आइए दोस्तों, आहार श्रृंखला को हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आहार श्रृंखला दो प्रकार की होती है। आहार श्रृंखला फूड चेन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रेजिंग यानी क्या? चारण आहार श्रृंखला। एक डिट्रीटस यानी क्या? अपरद खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या है समझ गए ना? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को जो खाते हैं और इस तरह से खाए जाने का जो एक क्रम बनता है, उसे ही हम उस पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए कि क्या सभी पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला एक समान होती है? नहीं होती है। बिल्कुल सही, सारे पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला एक समान नहीं होती है। दूसरी बात यह समझनी है कि क्या एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखला होती है? नहीं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। अभी हम उदाहरण लिए थे किसका? घास स्थल का। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का एक आहार श्रृंखला आपके सामने में, एक आहार श्रृंखला आपके सामने में। तो क्या घास स्थल में केवल यही आहार श्रृंखला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि घास पर आधारित हो कौन? चूहा, और चूहा को डायरेक्ट खाता कौन? सांप, सांप को फिर खाता कौन? तो एक दूसरा आहार श्रृंखला बना के बना। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक ही आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है, बल्कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखलाएं हो सकती है। तो दो बातों का हमें बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि सभी आहार श्रृंखला में एक समान, सभी पारिस्थितिक तंत्र में एक समान आहार श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती है। और दूसरी बात कि एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक आहार श्रृंखला नहीं बल्कि एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आते हैं हम आहार श्रृंखला के फूड चेन के प्रकार पर। और आहार श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, चारण आहार श्रृंखला और अपरद आहार श्रृंखला। अभी जो आप आहार श्रृंखला पढ़े हैं वही क्या है? चारण आहार श्रृंखला। यानी कि ऐसी आहार श्रृंखलाएं जो प्रारंभ होते हैं कहां से? कहां से? ऐसे आहार श्रृंखलाएं जिसका प्रारंभ उत्पादकों से हो, ऐसी आहार श्रृंखलाएं जिसका प्रारंभ उत्पादकों से हो, उसे हम क्या कहते हैं? चारण आहार श्रृंखला। यानी कि जो अभी तक हम आहार श्रृंखलाएं पढ़े हैं वह एक प्रकार का कैसा आहार श्रृंखला था? चारण आहार। कुछ आहार श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादक अर्थात पेड़ पौधों से नहीं होकर मृत अवशेषों से होता है। जब आहार श्रृंखला का प्रारंभ उत्पादकों से ना होकर मृत अवशेष या कूड़ा करकटों से हो, तब उसी आहार श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? अपरद आहार श्रृंखला। हालांकि यह आहार श्रृंखला का कोई विशेष महत्व हमारे इकोसिस्टम में है नहीं। जो महत्वपूर्ण फूड चेन है वो कौन है? तो आहार श्रृंखला कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के, ग्रेजिंग और डिट्रियस। ऐसी आहार श्रृंखला जिसका प्रारंभ उत्पादकों से होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसी आहार श्रृंखला जिसका प्रारंभ मृत अवशेषों से होता है उसे क्या कहते हैं? अपरद आहार श्रृंखला। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अगला टॉपिक है पोषी स्तर। पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। अगर क्या बड़े गुस्से में लग रहे हैं?
लग रहा है किसी को। पोषी स्तर समझिए, ट्रॉपिक लेवल को समझिए। पोषी स्तर क्या है? अगर आहार श्रृंखला को हम समझ चुके हैं ना, तो पोषी स्तर समझना बाएं हाथ का खेल है। वो आप समझते हैं ना, बाएं हाथ का खेल होना मतलब बहुत आसान होना, बहुत आसान होना दोस्तों। आइए, पोषी स्तर, अगर आहार श्रृंखला को समझ चुके हैं तो आप पोषी स्तर को समझ चुके हैं। आहार श्रृंखला, जैसे ही अभी हम घास स्थल के आहार श्रृंखला को समझ चुके हैं, तो उसी को हम एग्जांपल लेते हैं। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, इस बार नहीं चलेगा बाज, गीत है। क्लियर है? हमको समझना क्या है और यह क्या है, यानी कि पोषी स्तर आहार श्रृंखला से ही जुड़ा हुआ है। एक पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को ही क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। यानी कि ये घास जो है ये प्रथम पोषी स्तर है, टिड्डा जो है यह दूसरा पोषी स्तर है, मेढक जो है यह तीसरा पोषी स्तर है, सांप जो है यह चौथा पोषी स्तर है और गिद्ध जो है पांचवा पोषी स्तर है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को ही उस पारिस्थितिक तंत्र का पोषी स्तर कहते हैं। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम और द्वितीय पोषी स्तर हमेशा फिक्स रहता है। अब फिक्स ये नहीं रहता कि घासे होगा, फिक्स ये रहता है कि प्रथम पोषी स्तर हमेशा पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक ही होंगे और द्वितीय पोषी स्तर हमेशा शाकाहारी ही होंगे। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, प्रथम पोषी स्तर हमेशा कौन होता है? उत्पादक होता है और द्वितीय पोषी स्तर हमेशा शाकाहारी होता है। और तृतीय पोषी स्तर से आगे जितने भी पोषी स्तर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो पोषी स्तर समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, मिलिए अगली क्लास में।